आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक तरफ ट्रंप ने ईरान को साफ धमकी दे दी कि अगर समझौता नहीं माना तो बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अचानक अपने ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म कर शांति की बात भी कर दी। भारत में भी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक सियासी गर्मी चरम पर है। कहीं हिंसा पर कार्रवाई, कहीं वोट चोरी के आरोप, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट तक मांग कर दी गई है। वहीं तमिलनाडु में विजय बहुमत से बस कुछ कदम दूर रहकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, समझौता नहीं तो फिर होगी बमबारी। अमेरिका ईरान तनाव घटा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सख्ती, 433 गिरफ्तार और 200 एफआईआर। बंगाल चुनाव पर अखिलेश यादव का हमला, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग। तमिलनाडु में विजय सरकार बनाने की कोशिश, बहुमत से अब भी दूर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी और बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज को खोलने को लेकर हुए समझौते का पालन नहीं किया तो अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर सकता है और इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन खत्म माना जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें ईरान भी शामिल होगा। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पीछे हटता है या डील से इनकार करता है तो फिर बमबारी फिर से शुरू कर देंगे और इस बार उसका स्तर पहले से कहीं ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुका है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मिशन ने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब अमेरिका इस ऑपरेशन के अगले चरण में नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका का रुख पूरी तरह से रक्षात्मक होगा। अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर इस संकट का हल निकालने में जुट गए हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसमें ईरान से साफ मांग की गई है कि वो इस जलमार्ग को खोल दे, जहाजों पर हमले और वसूली बंद करे और राहत सामग्री को गुजरने दे। ईरान और अमेरिका के बीच बहुत जल्द समझौता होने वाला है। रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से खबर दी है कि दोनों देशों के बीच एक 1 पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक पन्ने का समझौता तैयार किया जा रहा है। इस समझौते में जंग खत्म करने की रूपरेखा तय की जाएगी और आगे चलकर न्यूक्लियर मुद्दों पर विस्तार से बातचीत का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अब सिर्फ आखिरी दौर बाकी है। वहीं शांति प्रक्रिया में शामिल एक पाकिस्तानी सूत्र ने भी दावा किया है कि दोनों देश इस समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद फैली हिंसा और तनाव के बीच अब प्रशासन का कहना है कि हालात पर काबू पाया जा रहा है। राज्य के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने जानकारी दी है कि पूरे राज्य में अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 433 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन सख्त कार्रवाइयों के बाद अब स्थिति काफी हद तक शांत है और सुबह से किसी नई बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा, आगजनी और झड़पों की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें कोलकाता, हावड़ा, बीरभूम और अन्य जिलों में पार्टी कार्यालयों पर हमले और तोड़फोड़ शामिल रहे। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत ने हालात को और गंभीर बना दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरे राज्य में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी जारी है ताकि किसी भी नई घटना को रोका जा सके। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। खेड़ा ने कहा कि हमारा देश एक भयानक दौर से गुजर रहा है, जहां लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बार विशेष प्रेस वार्ता भी की थी, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही वोट चोरी के बारे में बताया था। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण दिया गया था। खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी, एसआईआर और परिसीमन को लेकर हथियार बनाकर लोकतंत्र को कब्जे में लिया जा रहा है। ये 3 तरफा हमला है। जब 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को झटका लगा, तब चुनावी सिस्टम को ध्वस्त करने की साजिश रची गई। हम पर सवाल उठाए गए, लेकिन उसका जवाब ये है कि उन्होंने जहां जहां कीचड़ फैलाया है वहां पर कमल उग गया। खेड़ा का कहना है कि ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पैटर्न है। अगर देश ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये कीचड़ हर तरफ फैल जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की है। लखनऊ में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर्ट की कार्यवाही लाइव हो सकती है, उसी तरह वोटों की गिनती भी लाइव क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा और आखिर इससे डर किस बात का है। अखिलेश यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संज्ञान ले और मतगणना का वीडियो देश की जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनावों और उपचुनावों में मतगणना के दौरान गड़बड़ियां देखने के लिए मिली हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ वहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और बड़े स्तर पर भी दोहराया जा सकता है। अखिलेश ने मल्टी लेयर्ड इलेक्शन माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि ये ताकतें मिलकर चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। जल्द ही अखिलेश पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के कुछ लोग खुद को बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता बताकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग असली बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि खुद को जबरदस्ती पार्टी से जोड़कर पेश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवजीत सरकार ने कहा कि जो लोग आम जनता पर अत्याचार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो रातों रात बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी आधिकारिक तौर पर किसी को शामिल नहीं कर लेती, तब तक कोई भी खुद को बीजेपी का हिस्सा नहीं बता सकता। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। विजय की सरकार बनाने की कोशिश, बहुमत से दूर टकराव। असम में सीएम पद से इस्तीफा, नया चेहरा जल्द तय। वंदे मातरम का दर्जा बढ़ा, अपमान पर होगी जेल। भारत वियतनाम रिश्ते मजबूत, रणनीतिक साझेदारी को नया स्तर। तमिलनाडु में सत्ता का खेल अब पूरी तरह नंबरों की सियासत में बदल चुका है। अभिनेता से नेता बने विजय, जिनकी पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर दमदार एंट्री तो कर ली है, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश में अब जुटे हुए हैं, जो उनकी बन नहीं पा रही है। लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा अभी भी दूर है और यही वजह है कि सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विजय राजभवन पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 112 विधायकों का समर्थन है। हालांकि उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा जरूरी है। इसी बातचीत के दौरान उन्हें ये संकेत मिला कि अभी संख्या पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें और समर्थन जुटाने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन भी उनके साथ जुड़ गया है, जिससे उनकी गिनती 112 तक पहुंची है। लेकिन अभी भी कुछ अहम सहयोगी दल पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं। विजय ने समय मांगते हुए कहा है कि वो और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद हिमंता ने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है, जो विधायक दल की बैठक में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया को देखेंगे। हिमंता ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। बैठक के बाद पार्टी राज्यपाल से मिलकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि 11 मई के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कभी भी हो सकता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मातरम का अपमान करना अब कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो राष्ट्रगान को मिलती है। मौजूदा कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान बाधा डालने या अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है और अब यही नियम वंदे मातरम पर भी लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा भी हो सकती है। भारत और वियतनाम के बीच 13 डील हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के बीच हुई अहम बैठक के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचा दिया है। इस फैसले के साथ ही दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं और दोनों देश कानून के शासन, शांति और स्थिरता और क्षेत्रीय समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के बदलते हालात पर भी चर्चा की गई। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसा और सुरक्षा सहयोग को और गहरा किया जाएगा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हो चुके हैं, जिनमें पनडुब्बी सर्च और रेस्क्यू जैसे सहयोग शामिल है। इस नई साझेदारी से भारत और वियतनाम के रिश्तों को और नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.